नमस्कार, स्वागत है आपका मैथकर स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित छायावाद का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने इससे पहले क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो हम 59 क्लासेस इसी टॉपिक पर कर चुके हैं, इसी सब्जेक्ट। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं छायावाद के प्रमुख कवि। तो जिसमें हम बात करेंगे आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, महादेवी वर्मा जी के बारे में और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। और ये प्लेलिस्ट से संबंधित लिंक है। जब ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको अगर किसी भी पीडीएफ से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहां से आप उस टॉपिक से संबंधित वीडियो देखकर अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें मेल द्वारा या मैसेज द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि समय रहते उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित्रा पंत जी के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 20 मई 1900 को और इनका निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 में। और इनका जन्म स्थान था कूर्मांचल प्रदेश के कौशानी ग्राम, जो कि अल्मोड़ा में है। तो ये कूर्मांचल प्रदेश के कौशानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। और इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे वो चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनका जो महाकाव्य लोकायतन है वो उस पर इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। अब हम कुछ रचनाएं देखेंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उनके क्या विषय रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ रचनाएं। तो ये हार है, जो हार 1960 में प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशन वर्ष और रचनाएं दोनों दी गई हैं। यहाँ पे कहीं कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, क्योंकि हर पुस्तक में अलग अलग रहता है। हो सकता है आपके पास जो पुस्तक हो उसमें अलग दिया गया हो। तो आपको अगर कोई संदेह है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो हार जो है वो 1960 में प्रकाशित हुआ, वीणा 1927 में, ग्रंथ 1929 में, नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो उच्छ्वास जो है ये 1922 में और पल्लव 1926 में और गुंजन 1932 में और युगांत रचना 1939 में। हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए। और 5 कहानियां 1936 में और युगवाड़ी जो है वो 1939 में और ज्योत्सना 1934 में और ग्राम्या 1940 में और पल्लविनी जो है ये 1940 में। तो ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। तो ये जो और इससे अलग भी हम रचना पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आधुनिक कवि 1941 में, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलवी 1947 में है और मधु ज्वाल, ये तीनों रचनाएं 1947 की रही हैं। और युगपथ और उत्तरा ये दोनों रचनाएं 1949 की हैं। और रजत शिखर शिल्पी ये दोनों रचनाएं 1952 की हैं। और अतिमा और युग पुरुष ये 1955 की रचना है। और सौवर्ण जो है ये और छाया 1956 की रचना है। तो ये इस प्रकार से है सभी रचनाएं इनकी। और कुछ अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। लगभग वाणी जो है ये 1958 की है, रश्मिबंध ये भी 1958 की है, चिदम्बरा भी 1958 की है। और कला और बूढ़ा चांद ये 59 की है। और 60 वर्ष तो ये जो है 7 नहीं होगा 60 वर्ष होगा। तो 60 वर्ष एक रेखांकन इस तरह से पुस्तक है। तो ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1960 है। और शिल्प दर्शन 1961, लोकायतन 1964 और छायावाद पुनर्मूल्यांकन ये 1964 में प्रकाशित हुई थी रचना। कला और संस्कृति 1965 में और किरण वीणा 1967 में और पौ फटने से पहले 1969 में
और संक्रांति 1977 में भी। इसमें कुछ अन्य रचनाएं भी थी जो समाधिता है, आस्था है, तो ये रचनाएं जो है 1973 की रचनाएं हैं। शंख ध्वनि जो है 71 की रचना है। तो जो महत्वपूर्ण है वो सारी कर ली है, बस एक दो रह गई होंगी, कोई छूट गई होगी मुश्किल से, बाकी अधिकतर यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये कुछ रचनाएं रही हैं। और अगर हम बात करें पंत जी की काव्य यात्रा के बारे में, तो विद्वानों ने उन्हें 4 सोपानों में बांटा है, जिसमें पहला है छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा जो है अंत चेतनावादी और नव मानवतावादी चौथा है। तो ये जो चारों प्रकार से उन्हें बांटा गया है, तो पहले में आएंगे जैसे उच्छ्वास रचना है, ग्रंथि है, बीड़ा और पल्लव और गुंजन। तो ये रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं। और प्रगतवादी रचना की अगर बात करें तो युगांत, युगवाणी और ग्रामा, ये 3 रचनाएं प्रगतवादी में आएंगी। और अंत चेतनावादी जो रचना है ये इसमें आएगी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ। और नव मानवतावादी काव्य के अंतर्गत आएंगी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा, ये कुछ रचनाएं इसके अंतर्गत आएंगी। और सुमित्रानंदन पंत जी की जो पहली रचना है वो छायावादी रचना, वो उच्छ्वास है, और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं पंत जी के बारे में। तो इनका बाल्यावस्था का नाम गोसाई दत्त था। और इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको भी अमिताभ नाम इन्होंने ही दिया था। और पंत की प्रथम रचना जो छायावादी रचना वो उच्छ्वास है, और अंतिम छायावादी रचना गुंजन रही है। तो आप ये ध्यान रखें, जो उच्छ्वास है उसका भी मैंने 1920 है उसका जो प्रकाशन वर्ष, और 1936 ईस्वी तक पंत पूरी तरह छायावादी सौंदर्य के कवि रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 1936 से 1940 ईस्वी तक इनका झुकाव जो था वो मार्क्सवादी या भौतिक जगत के व्यक्ति या सत्य सौंदर्य की ओर हो गया था। तो 1936 से 1940 तक का जो समय रहेगा वो मार्क्सवादी की तरफ इनका जो झुकाव था उसकी तरफ का रहेगा, और उससे पहले का छायावाद की तरफ। और 1940 से 1965 तक उन पर अरविंद दर्शन की चेतना दृष्टि या शिव दृष्टि का प्रभाव रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है 1940 से 1965 तक। और इनके जो काव्य पर अरविंद दर्शन का काफी प्रभावित थे ये अरविंद से, और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो 1965 से 1977 तक पंत का परवर्ती काव्य विकासात्मक अभिनव चेतना का सृजन काल था। और पंत शुक्ल जी पंत को छायावादी कवि, तो नंद दुलारी वाजपेयी जो हैं वो इन्हें छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो इस प्रकार से विद्वानों की अपने अपने मत है। और इनका जो 60 वर्ष का एक रेखांकन जो रचना थी हमने अभी डिस्कस की, तो ये 7 वर्ष, जहाँ पे 7 वर्ष लिखा है यहाँ पे 60 वर्ष एक रेखांकन पूरा मैं कर दूंगी। तो ये 1960 की रचना है। तो और बीड़ा जो है 1927 की रचना रही है इनकी। और जो कि ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता इनमें संकलन की इनकी जो प्रसिद्ध कविता जो रही है वो आत्मिका थी। इसमें पंत जी ने बाल जीवन के प्राकृतिक और मानवीय वातावरण का सुंदर चित्रण किया था। और जो उन्होंने 1950 से लेकर 1957 तक पंत जी जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्य भी किया था इन्होंने, तो उससे जुड़े रहे थे। तो जिसमें उसी दौरान इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे रजत शिखर थी जो 1952 में, और शिल्पी जो है वो 1952 में ही प्रकाशित हुई। और सौवर्ण जो है ये 1956 की रचना है, और अतिमा ये 1955 की। तो ये कुल ये रचनाएं थी, ये लगभग कुल 13 काव्य रूपों का प्रकाशन हुआ था जब ये ऑल इंडिया रेडियो के से जुड़े हुए थे उस समय। जिसमें रजत शिखर है तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। तो जिसमें रजत शिखर, फूलों का देश, उत्तर क्षति, शुभ्र पुरुष और विद्युत वर्ष नाम, जो ये शुभ्र पुरुष है ये गांधी जी से संबंधित है। और शरद चेतना जो कि ये लगभग कुछ 6 काव्य रूप थे जो कि रजत शिखर में संकलित थे। और शिल्पी 1952 की रचना है। तो इसमें शिल्पी और ध्वंसावशेष और अप्सरा 3 काव्य रूपक हैं। और अतिमा जो कि है इसमें केवल एक ही है, अतिमा एवं स्फुट रचनाएं, ये 1955 में प्रकाशित हुई थी। और सौवर्ण जो है ये 1956 की रचना है, जिसमें सौवर्ण, स्वप्न और सत्य और दिग्विजय ये 3 काव्य रूपक
संकलित हैं। तो ये तो बात हुई जो जब वो ऑल इंडिया रेडियो में जुड़े हुए थे उस समय की रचनाओं की। और चिदम्बरा 1958 में पंत की एक ऐसी महत्वपूर्ण कविताओं की संकलित रचना है जिसे हिंदी में पहली बार किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली रचना रही है। तो ये बहुत भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखें। और इनकी जो रचना है युगवाड़ी से लेकर अतिमा तक की 10 कृतियां हैं, जिनमें से 196 श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं जिनमें। और साथ ही एक दीर्घ कविता जो है वो आत्मिका है, जिसका हम प्रकाशन वर्ष की भी बात कर चुके हैं। तो ये लगभग 196 रचनाएं युगवाड़ी से लेकर अतिमा तक की 10 कृतियों में ये 196 श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है जानकारी। और पंत का जो लोकायतन है, ये जो महाकाव्य है ये 1964 में प्रकाशित हुआ था और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और लोकायतन पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आप ही बता सकते हैं, लर्न करना पड़ेगा हर चीज। तो इन्हें सुमित्रानंदन पंत की जो पल्लव रचना है, तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 1960 ईस्वी में। और 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए इन्हें मिला था। तो ये हमने कुछ इनके जो पुरस्कार हुए हैं उनसे संबंधित ये जानकारी थी। तो कला और बूढ़ा चांद का भी ध्यान रखें, और चिदम्बरा का तो बहुत महत्वपूर्ण है, और लोकायतन भी और पल्लव भी। तो ये सभी रचनाएं ध्यान रखें। अभी हम कुछ बात करते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। तो पंत जी पहले बात तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। जैसे इनकी रचना है वीणा, तो वीणा का रचना काल है 1918 से 1919 तक, और ये पंत जी का प्रथम काव्य संग्रह रहा है। तो इनका जो प्रकाशन हुआ था ये 1927 के आसपास रहा है। तो आसपास नहीं, 1927 ही रहा है। और इनके वीणा से ज्योत्सना तक के पंत के काव्य विकास का प्रथम चरण है। तो पंत के काव्य विकास का द्वितीय चरण जो था वो युगांत से शुरू होकर युगवाणी तक हुआ था और ग्राम्य में समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे वीणा से ज्योत्सना तक का जो समय रहा है वो हम पंत जी के काव्य विकास का प्रथम चरण कह सकते हैं। और द्वितीय चरण होगा युगांत से प्रारंभ होकर युगवाणी तक, और तृतीय चरण जो था वो अंतिम में ग्राम्य पे समाप्त हुआ था। और युगांत से पंत यथार्थ प्रधान और प्रगतिवादी साहित्य का शुभारंभ होता है, और युगांत छायावाद के अंत का और प्रगतिवादी के उदय का इशारा है। युगवादी प्रगतिवादी पंत का सिद्धांत वाक्य था, तो ग्राम्य उनका प्रयोग। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि युगवाणी जो है वो प्रगतिवादी पंथ का एक, अगर हम सिद्धांत से कहेंगे, तो ग्राम्य उसका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं रही हैं। बाकी हम कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं, ओरल ही करेंगे बस, इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे वाणी जो है, वीणा, तो ये वीणा जो रचना थी इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो सभी प्रगीत जैसे 1916 से 1919 तक के रचे गए हैं। वीणा के प्रगीत जो कि हार नामक उपन्यास में मिलते हैं हमें, और मधुरम्या के हास नामक प्रगीत के अलग अलग जो विशिष्ट उसकी पंक्तियां रही हैं वो उच्छ्वास शीर्षक से लंबी कविता बन गई हैं। और वीणा जो 1927 की रचना है वो कवि की काव्य भावना का शीर्ष संसार है। पंत इसे जो कहते हैं, पंत जी ने इसको दुधमुहा प्रयास और बाल कल्पना कहा है। तो और ये जो इनकी रचना है वीणा की, जो अधिकतर रचनाएं हैं वो उन कविताओं में माँ के संबोधन की भरमार है। और प्रथम रश्मि वीणा की सर्वोत्कृष्ट रचना रही है। सबसे अच्छी रचना जो रही है वो प्रथम रश्मि रही है। प्रथम रश्मि से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, और इसमें जो हम कह सकते हैं कि पंत जी ने इसे कहा है दुधमुहा प्रयास और बाल कल्पना। और अगर उनकी रचना ग्रंथ की बात करें, ये 1929 की रचना है। तो ग्रंथ 1920 की भी मिलता है हमें, 1920 की रचना है। तो ग्रंथ में प्रेम प्रधान कथानक पर आधारित एक गीत काव्य परक खंड काव्य रचना है। ये वर्णात्मक काव्य है जो भावात्मक सच्चाई के कारण आत्मकथा सी प्रतीत होती है। तो ये ग्रंथ के बारे में हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और एक पल्लव रचना थी उनकी जो 1928 में प्रकाशित हुई थी।
तो इसमें पंत की जो प्रथम प्रौढ़ रचना है, तो ये पंत की पूर्ण प्रतिभा के उन्मेष की सर्वप्रथम रचना कही जा सकती है। और पल्लव में पंत की सबसे ज्यादा कलात्मक कविताएं संग्रहित है। और पल्लव की भूमिका प्रवेश के माध्यम से छायावादी विरोधियों का मुंह बंद करने का एक प्रयास किया गया था। और पल्लव को ही हमने बात कही थी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है, यानी घोषणा पत्र कहा जाता है छायावाद का, क्योंकि क्योंकि इसी में सर्वप्रथम छायावाद के बहिर्रंग की परीक्षा हुई है। और पल्लव को ही प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात हुई। अगर गुंजन की बात करें तो वो 1932 की रचना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। तो इसमें छायावाद मानो अपने पूरे यौवन के निखार के साथ आया है। और पंत ने इसे प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। तो ये इनका कहना था अपनी रचना के बारे में। और इसमें जो कवि सुंदर का गायक ही नहीं अपितु सत्य और शिव का अन्वेष और विधायक भी दिखाई देता है। तो गुंजन में कवि की कल्पना धरती पर टिकी है और मानव जीवन का गायक बना है। तो यहाँ पे जो रचना है पल्लव, ये भावना की प्रधानता रही है इसमें, और चिंतन की प्रधानता रही है। तो पल्लव की निराशा में गुंजन में आशा में परिवर्तित हो गई थी। और गुंजन में सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत सभी चिंतन में एक सामंजस्य और संतुलन दिखाई दिया था। पल्लव में स्वप्न और मौन निमंत्रण जो है वो प्रसिद्ध रहस्यात्मक रचनाएं संकलित हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि पल्लव में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं। और गुंजन की कविताएं जो विश्व मानवतावाद का स्वर लिए हुए हैं। तो इस संग्रह की जो भी रचनाएं हैं वो चिंतन रस में भरी हुई हैं। और गुंजन एक महत्वपूर्ण रचना है उनकी, वो काफी, और गुंजन को ही छायावादी और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। इसके बारे में शुक्ल जी ने कहा था कि पल्लव के उपरांत गुंजन में पंत जी को हम जगत और जीवन के प्रकृत क्षेत्र से भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने कहा था। तो ये तो हुई पंत जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी कि जितना डिस्कस करें उतना ही कम होगा। एक ज्योत्सना जो रचना थी उसकी बात करें तो वो 5 अंगों में विभाजित एक नाट्य कृति थी। तो इसमें कवि और नाटककार की समवेत प्रतिभा के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो इसमें इंदु, उषा, ज्योत्सना, छाया, कल्पना, सुरभि, पवन, अरुण, बिहग, झिंगुर, जुगनू, तितली, ये सभी जो मानवीय व्यापारों को ढालकर रमणीय सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और इसका जो प्रत्येक अंक है उसमें संध्या छाया को सूचित करती है। और इंद्र अब पृथ्वी पर का शासन अपनी बहू ज्योत्सना को देने जा रहे हैं। और अब संसार में नया आदर्श स्थापित होगा, कुछ इस तरह से उसमें दर्शाया गया है। तो वाणी जो बीड़ा से ज्योत्सना तक का पंत जी का काव्य विकास है वो प्रथम चरण माना जाता है। तो हमने सभी रचनाएं उसकी डिस्कस कर ली हैं, बाकी युगांत रह गई है। तो युगांत की कविताओं में हमें रूढ़गत मान्यताओं का खंडन मिलता है, नवीन आदर्शों की स्थापना मिलती है। और इसमें हमें दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र जो हमें आगे अपने सिलेबस में डिस्कस करना ही है, और कल रव ताज और रविंद्र के प्रति और बापू के प्रति इत्यादि, ये सभी जो युगांत की उल्लेखनीय कविताएं हैं तो ये हमारे सिलेबस में संकलित है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो अब हम अगले कवि पे चल लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी ग्राम्य रह गई है, तो ग्राम्य युगवाड़ी का ही कविताओं का विस्तार कह सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1889 में, और ये बनारस के सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। और माता पिता का नाम था मुन्नी देवी, माता का नाम था, और पिता का नाम था देवी प्रसाद। और गुरु का नाम था मोहनी लाल। और बाल्य नाम इनका उपनाम जो था वो झारखंडी नाम था या कलाधर नाम था। तो ये इनके उपनाम रहे हैं। कलाधर उपनाम से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और बचपन का जो नाम था इनका झारखंडी था, जो शैशवावस्था में नाम रहा होगा। और कलाधर हिंदू और जागरण जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के साथ लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। तो जयशंकर प्रसाद जी की अगर प्रथम कविता की बात करें तो वो श्रावण पंचक है, आगे यहाँ पे दी गई होगी। पहले हम उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो उर्वशी जो है 1909 की रचना है, और वन मिलन 1909 की रचना है, प्रेम राज्य भी 1909 की है, अयोध्या का उद्धार 1910 की रचना है, शोकोच्छ्वास जो है 1910 की रचना है, और बभ्रवाहन जो है 1911 की है, लहर 1933 की रचना है,
ये अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको अगर मिल जाए तो क्षमा करें उसके लिए। वैसे लहर 1933 की है और कानन कुसुम 1913 की है, प्रेम पथिक 1914 की और महाराणा का महत्व 1914 की और चित्राधार 1918 की रचना है और झरना 1918, आंसू 1925 की और कामायनी 1935 की रचना है। तो ये इनकी कुछ एक काव्य संग्रह है, ऊपर आपको दिया गया है काव्य संग्रह और प्रकाशन वर्ष, तो इनमें कंफ्यूज ना हो। और ये कुछ नाटक है तो जयशंकर प्रसाद जी के, तो सज्जन नाटक जो है ये 1910 का नाटक है और करुणाल है 1913, प्रायश्चित भी 1913 का ही है। राज्यश्री की अगर हम बात करें तो राज्यश्री जो है ये 1914 का रचना है इनकी। विशाख रचना 1921 की है, अजात शत्रु 1922 की है और एक घूंट जो है ये 1929 की है। जन्मेजय का नागयज्ञ 26 की है, कामना 27 की, स्कंद गुप्त 28 की और चंद्रगुप्त 31 की और ध्रुव स्वामिनी जो है ये 1933 की रचना है। तो ये कुछ उनके नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष है। ये हमें महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना है, तो ये और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा नाटक है, ऐसा ना हो कि रचनाएं ही ध्यान रह जाए। तो अब ये कहानी संग्रह कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। छाया जो है ये 1912 की रचना है, प्रतिध्वनि 1926 की, आकाशदीप 1929 की और आंधी 1931 की, इंद्रजाल 1936 की रचना है। कंकाल भी 1929 की रचना है, तितली 1934 की और इरावती 1938 की। ये कुछ रचनाएं हैं प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बाकी एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य से संबंधित एक प्रश्न आया था, ये कौन, जो इसमें चंपू काव्य कौन सा है, तो उर्वशी चंपू जो है 1906 में प्रकाशित हुआ था। और बहुवाहन, तो ये जो रचना है ये 1907 की रचना है और ये बहुवाहन के बाद ये चित्रांगदा चंपू जिसे बोलते हैं, और उर्वशी जो है 1928 की है और काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है 1938 की रचना है। तो ये सभी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम रचनाओं का जो विषय रहा है उसकी बात करेंगे। तो 9 वर्ष की वय में प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक शबैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। और 1906 में प्रसाद की जो पहली कविता थी सावन पंचक, वो भारतीय पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। और चित्रधारा प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है, किंतु इसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये रचना पहले की है लेकिन ये प्रकाशित जब हुई थी ये जो 1918 में हुई थी। और 1928 में इनकी द्वितीय संस्करण आया, तब ब्रजभाषा की रचनाएं ही रखी गई। और प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता हम कहें तो वो प्रथम प्रभात झरना और 1918 ईस्वी में संकलित है। तो ये उनकी कुछ जो पहली रचना रही है उससे संबंधित जानकारी है। तो जो ये इनका प्रथम छायावादी कविता जो प्रथम प्रभात में संकलित है, जो कि झरना मानी जाती है। तो और बात करेंगे, छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना गया है और इसमें 24 रचनाएं नूतन पद्धति पर लिखी गई थी। तो ये जो झरना जो है ये छायावादी युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है। इसमें 24 कविताएं नई पद्धति पर लिखी गई थी। परंतु इसका जो दूसरा संस्करण था वो 1984 में आया था और इसमें 33 रचनाएं जोड़कर इसका स्वरूप ही बिल्कुल बदल दिया गया था। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा, प्रेम, किरण, वसंत, ये सभी नवीन कविताएं जो थी ये दूसरे संस्करण का इस हिस्सा बनी थी। और द्वितीय जो संस्करण है इसमें छायावाद की विशेषताएं झरना में स्फुट रूप में प्रकाशित हुई हैं। छायावाद की जो प्रथम रचना है वो झरना को ही माना जाता है, छायावाद की प्रथम रचना को। तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी इसे ही कहा जाता है। और प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है। यही रचना से संबंधित प्रश्न आया भी था और इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। और कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का एक प्रथम संग्रह माना जाता है। तो ये इनकी कुछ रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हुई। और इनका जो झरना है, झरना छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है जिसे छायावाद के प्रथम प्रयोगशाला का आविष्कार कहा जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है और शुक्ल जी ने आंसू को श्रृंगारी
विप्रलंब बोला है। और तो अब हम इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो अयोध्या का उद्धार जो है उसमें लव कुश द्वारा अयोध्या को दोबारा बसाने की बात की गई है, उसकी कथा उसमें संकलित है। अगर वन मिलन की बात करें तो उसमें कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम रचना पर यह आधारित है, जिसमें शकुंतला के जाने के बाद उनकी सखिया जो है अनुसुईया और जो प्रियंवदा है उनका क्या हुआ, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें इसकी जो भाषा रही है ब्रज भाषा रही है, छंद जो इसमें प्रयोग हुआ है वो रोला छंद इसमें प्रयोग हुआ था। और प्रेम राज 1909 की रचना है। ये जो कथा इसकी ऐतिहासिक कथा है, जिसमें विजयनगर और अहमदाबाद के बीच तालीकोट के युद्ध प्रसंग और प्रेम राज के शासक चंद्रकेतु के प्रेमपूर्ण संदेश का भीलों पर पड़े प्रभाव का निरूपण किया गया है। और बाकी अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज, ये 3 कथा काव्य प्रसाद जी के चित्राधार में संकलित है। और झरना जो रचना है वो 1914 से 1917 के बीच रचित कविताओं का संकलन है, जो कि 18 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रसाद जी का व्यक्तित्व पहली बार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ था। तो ये रचना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। और प्रेम पथिक की बात करें तो प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। और कानन कुसुम जो है ये जो खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। और इनके जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं तो यही थी। बाकी आंसू जो है, एक आंसू बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें प्रसाद की जो विशेष ये रचना है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उनके रामचंद्र शुक्ल जी का भी एक कथन था इनके बारे में कि अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगल प्रभाव का, सुख दुख दोनों को अपनाने की अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का आभास आंसू में है। तो ये आंसू के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था, जिसमें इन्होंने एक ये विरह और गीत काव्य पर आधारित है। ये गीत काव्य है और विरह पर जो कि आधारित है। इसमें प्रेमानुभूति है और विषाद का स्वर है, और अंत में आशा विश्वास के स्वर भी भरे गए हैं। और ये लगभग 133 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और प्रसाद की ये पहली रचना है जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, बहुत लोग आकर्षित हुए थे। आप चाहें तो ये जो रचना है कुमार विश्वास जी ने इसका जो गायन किया है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगी। बहुत सुंदर उन्होंने गायन किया है सभी रचनाओं का। तो अगर आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देखें तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप अगर डेली उनको सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सुंदर तरह से उन्होंने गाया है। तो इतना हमें अच्छे से कहीं पे भी नहीं याद हो सकती जितना हम उनको सुन के कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, बाकी सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा आप बार बार उसको सुने। तो ये आंसू भी है उसमें संकलित। बाकी शुक्ल जी ने आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा ही है। लहर जो रचना थी 1933 की, इसमें प्रसाद की सभी जो सर्वोत्तम रचनाएं हैं कविताएं, जैसे कि अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र और पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये 4 कविताएं इसमें संग्रहित हैं। और ये प्रसाद की प्रौढ़ रचना है। झरना, आंसू, लहर प्रसाद की प्रेम भावना पर आधारित रचनाएं हैं। तो शुक्ल जी ने लिखा था कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। लहर में हम प्रसाद को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर कल्पना ठहराने की का प्रयास कर पाते हैं। और अशोक की चिंता जो है, ये कविता कलिंग विजय के उपरांत लिखी गई थी। कलिंग विजय के उपरांत जो अशोक की पश्चाताप की स्थिति थी उस पर लिखी गई है। प्रलय की छाया में गुजरात के राजा कर्ण सिंह की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। और इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि लहर में प्रसाद जी ने प्रगल्भ कविता कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। और कामायनी तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 15 सर्ग है। और कामायनी हमें आगे सिलेबस में है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बाकी थोड़ा सा हम अगर जान ले तो उसमें जो 15 सर्ग है, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये कुछ 15 सर्ग हैं उसमें संकलित। और प्रसाद ने आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर इसमें जो प्रकाश डाला है, जिसमें कामायनी में मनु मन से संबंधित है, श्रद्धा हृदय की बात करती है और ईड़ा बुद्धि की, और मानव कुमार जो है वो मानव के प्रतीक है। तो
ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। बाकी कामायनी जो है छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, कहा है किसी विद्वान ने, और शुक्ल जी ने इसको कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास माना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। और हम निराला जी की रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। तो अब इनका जो जन्म स्थान था वो महिषादल मेदिनीपुर बंगाल था और मृत्यु स्थान इलाहाबाद था। और पिता का नाम राम सहाय, पत्नी का नाम मनोहरा देवी और पुत्री का नाम सरोज था, जो कि सरोज स्मृति इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये इनकी जो पुत्री का नाम भी इसलिए यहाँ पे संकलित किया गया है, इन्होंने उस पुत्री को आधार बनाकर एक बहुत सुंदर रचना लिखी थी। तो अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो अनामिका जो है 1823 की रचना है, परिमल 1930 की, गीतिका जो है ये 1936 की रचना है, अनामिका और तुलसीदास दोनों 1938 की रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है। ये निराला जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जरूर ध्यान रखें। और अड़िमा जो है 1943 की रचना है, बेला 1946 की, नए पत्ते 1946 की, और अर्चना 1950 की, आराधना 1953 की, और गीत गुंज ये 1954 की रचना है, और सांद काकली 1969 की रचना है। ये जो रचना है ये अंतिम संग्रह है उनका, और उनका जो प्रथम संग्रह जो था वो अनामिका था, और अंतिम कविता जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी एक रचना थी, और जूही कली उनकी प्रथम कविता रही है। ये कुछ उपन्यास हैं, अप्सरा जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 ईस्वी में, निरुपमा 1936 ईस्वी में, और चमेली 1941 में, और छोटी की पकड़ जो है ये 1944 का उपन्यास है, और काले कारनामे 1950 में, और इंदुलेखा जो है ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो ये उपन्यास और प्रकाशन वर्ष भी आप ये ध्यान रखें, ऊपर मैंने दिया है तो है सभी जगह कि काव्य संग्रह है या फिर कहानी है या उपन्यास है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो ये उपन्यास हैं तो निराला जी के। अब कुछ कहानी संग्रह की बात कर लें तो लिली 1933 में, सखी 1935 ईस्वी में, और शुकुल की बीवी 1941 में, देवी 1948 ईस्वी में, और सखी का ही चतुरी चमार 1945 में। और कथात्मक रेखा चित्र की बात करें तो ये कुल्ली भाट जो 1939 में प्रकाशित हुआ, और बिल्लेश्वर बकरिहा जो है 1914 में ये प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी जो अनामिका की हमने बात की, तो अनामिका जो द्वितीय संस्करण था ये 2 बार प्रकाशित हुआ, तो उसका आगे जिक्र जरूर होगा। बाकी निबंधात्मक रचनाएं, प्रबंध पदम 1934 की रचना है, प्रबंध प्रतिमा 1940 की, चाबुक 1951 की, और चयन 1957 की, और संग्रह 1963 की। समीक्षात्मक कृतियां हैं, रविंद्र कविता कानन जो कि 1928 की रचना है, पंत और पल्लव जो है ये 1949 की रचना है। तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निराला जी की। और इनकी रचनाओं से संबंधित अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या रहे हैं, और निराला जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इनके बाल साहित्य भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप संपादन उन्होंने समन्वय और मतवाला का किया था। ये इन्होंने इन पत्र साहित्य जो इनके कुछ पत्र साहित्य भी थे जो बाद में रामविलास शर्मा जी ने एक संपादित किया था, निराला की साहित्य साधना, इससे संबंधित काफी प्रश्न आ जाते हैं। और निराला रचनावली भी है। तो पहले प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के पथ प्रदर्शक, क्रांतिकारी, कवि और युग प्रवर्तक, ये इनकी विशेषता रही है। और निराला जी जो थे वो अपना आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी को मानते थे, और इन्हें नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। और आज और औदात्य के कवि के रूप में इनकी व्याख्या की गई है। और कुछ अन्य विशेषताएं हैं कि निराला की प्रथम कविता जिसे हमने बात की कि जूही की कली है, और अंतिम कविता जो है पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये रही है। और निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका और अंतिम काव्य संग्रह शांद काकली रहा है। और इनके प्रकाशन वर्ष में करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। और निराला की अनामिका में संग्रहित कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो कि है सरोज स्मृति। ये द्वितीय संस्करण की रचनाएं हैं, 1938 में ये प्रकाशित हुई थी अनामिका, द्वितीय संस्करण, तो उसकी रचनाएं हैं।
सरोज स्मृति 1935 की। सच है, तो ये जो रचना है 1935 की रचना है जिसमें पंचवटी प्रसंग है। और राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है, ये प्रश्न आया था। और बाकी तोड़ती पत्थर जो है 1937 की है। इससे अलग अलग जो रचना है वो रेखा प्रेषी सम्राट एडवर्ड के प्रति, ये कुछ इनकी रचनाएं इसमें संकलित है अनामिका द्वितीय संस्करण में। और परिमल की बात कर लें तो उसमें पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, विधवा, बादल राग और जूही की कली और अधिवास, ये कुछ रचनाएं उसमें संकलित की गई हैं। और निराला जी के परिमल में ही संग्रहित ये रचनाएं थी कि जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग और संध्या सुंदरी और अधिवास। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा था कि मनुष्यों की मुक्त की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और निराला उपनाम अपने जो उन्होंने अपना निराला उपनाम रखा था ये उन्होंने स्वयं ही रखा था। और ये जो मतवाला का संपादन कर रहे थे जब, उस समय इन्होंने अपना ये अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अपना ये उपनाम रखा था। और निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशक थे नवजादिक लाल। और तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है, तुलसीदास जो इनकी रचना है उसको। और अब इनकी रचनाओं की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आ जाते हैं तो जैसे तुलसीदास जो है उसमें सुधा के 5 अंकों के बाद 1935 में प्रकाशित हुई थी। उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में कहा है, तुलसीदास निराला की बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। और पुस्तककार की भूमिका डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसकी लिखी है। सुधा के संपादक जो है दुलारे लाल भार्गव का मत था कि तुलसीदास के छपने से सुधा की ग्राहक संख्या दुर्लभता के कारण घट गई थी। मतलब कि जो सुधा थी उसकी जो एक ग्राहक संख्या थी वो घट गई थी क्योंकि तुलसीदास जो छप गई थी। क्योंकि तुलसीदास जो रचना है राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है और काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और शुक्ल जी जो थे वो निराला के कठोर आलोचकों में से आते हैं। उन्होंने काफी आलोचना की है शुक्ल जी ने। और इनकी एक रचना थी कुकुरमुत्ता, ये हमारे सिलेबस में है। तो जो कि इसका पहला अंक पूर्वार्ध अंक जो है हंस में मई 1941 में छपा था। इसके बाद 3 संस्करणों के में प्रथम संस्करण जो था युग मंदिर उन्नाव से निकला था। इसमें कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त 7 कविताएं निराला जी की और थी, जैसे गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी की कहानी, रानी और कहानी, और खजोहरा, मास्को डायग्लास और स्फटिक शिला और खेल, ये कुछ रचनाएं इसमें सॉरी तो ये उसमें संकलित थी। और बाकी अड़मा की बात करें तो रामविलास शर्मा को समर्पित निराला की 44 कविताओं का संग्रह है। और मैं अकेला इसने निर्जर बह रहा है, ये भी शायद सिलेबस में है। और ये अंधकार, बादल छाए और दलित जन पर करो करुणा, तो ये सभी कुछ रचनाएं उनकी उसमें संकलित है। और बेला की बात करें तो बेला में संग्रहित कविताओं में वीर जवाहरलाल, काले काले बादल छाए, न आए और बेस रूखे, अधर सूखे, तो ये कुछ रचनाएं इसमें संकलित है। बेला और नए पत्ते निराला की प्रयोगात्मक कृतियां हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेला में उर्दू शैली की गजलें हैं, फारसी के छंद शास्त्र और खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा को अपनाया गया है। और निराला जी को ओज औदात्य और हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी कवि के रूप में इनकी प्रसिद्ध हुई थी। और गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला की उपाधि दी थी। और निराला ने सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्हें एक वीर के रूप में सामने प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी निराला जी के बारे में। अब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो चलो महादेवी वर्मा जी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में। सरोज स्मृति रह गई है, तो सरोज स्मृति की बात करें तो ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत है जो कि इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखा था। काफी बहुत ही सुंदर रचना है जो कि हमारे सिलेबस में भी संकलित है, तो हम उसको भी डिस्कस आगे करेंगे ही, बाकी उसके जो छंद, उसकी जो पंक्तियां हैं उन सभी को भी। तो अब महादेवी वर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद और मृत्यु स्थान था इलाहाबाद। पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और माता का नाम हेमरानी देवी था। और उपाधि इन्हें आधुनिक युग की मीरा की प्राप्त थी और इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी भी कहा जाता था।
तो अब इनकी कुछ रचनाओं की हम बात कर लें। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। और निहार जो रचना है ये 1930 की है। रश्मि 1932 की काव्य कृतियां हैं, ऊपर आपको दिया भी गया है। और नीरजा 1935 की है। शांत गीत 1936 की रचना है। और दीप शिखा 1942 की। और यामा 1940 की। ये उनकी रचनाएं रही हैं। जैसे निहार जो है इनका प्रथम काव्य संग्रह था जिसमें 47 कविताएं संकलित हैं। और रश्मि जो है इसमें 35 कविताएं हैं। और नीरजा जो है इसमें 58 गीत हैं। और शांत गीत में 45 गीत संकलित हैं। और दीप शिखा जो है इसमें 51 गीत संकलित हैं। और 1940 में यामा आया, उसमें जो ऊपर के जो चारों हैं दिए गए हैं, इन सभी काव्य संग्रहों की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। सॉरी, तो इसमें यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बाकी अन्य रचनाओं की बात करें तो बंग दर्शन है 1943 की। आधुनिक युग कवि की महादेवी। आधुनिक कवि महादेवी जो है ये उनकी महादेवी जी ने ही लिखी थी। ये 1940 की रचना रही है। इसमें 74 कविताएं उनकी संकलित हैं। और ये जो बंग दर्शन है ये बंगाल के अकाल के समय जो एक अलग तरह की स्थिति आई थी, बंगाल के अकाल पर ही ये आधारित कविताएं हैं इसमें। और हिमालय की बात करें तो ये 1969 की रचना है। और ये चीनी आक्रमण के समय की इसमें राष्ट्रीय गौरव और साहस से ये संबंधित है। और शब्द पर्णा की बात करें तो महादेवी की जो वैदिक जो ऋग्वेद और संस्कृत काव्य से संबंधित 32 कविताएं इसमें संकलित हैं। और संधिनी जो है ये 1965 ईस्वी की रचना है। ये समस्त कृतियों जो है कि एक श्रेष्ठ रचना है जिसमें 65 गीतों का संकलन किया गया है। और अब कुछ अन्य रचनाएं की बात करें, गद्य साहित्य की बात करेंगे तो अतीत के चलचित्र ये संस्मरण है उनका जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाकी इस्मत की रेखाएं जो है ये 1943 का है, ये भी संस्मरणात्मक गद्य है। और मेरा परिवार ये भी संस्मरण है जो पालतू जानवरों पर आधारित है, जिसमें जो ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। और स्मृति चित्र 1973 का है, ये भी संस्मरण है। और पथ के साथी 1956 की रचना रही है। तो ये सभी उनकी रचनाएं हैं। और ये भी समकालीन 11 साहित्यकारों पर आधारित संस्मरण है। और निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियां 1942 का की रचना रही है। छड़दा 1956 की। साहित्यकार और आस्था 1962 की। और संकल्पता जो है 1968 की। और संभाषण 1975 की। और भारतीय संस्कृत के स्वर जो है ये 1984 की रचना रही है। तो ये महादेवी वर्मा जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अब हम इनके बारे में जैसे पत्र संपादन देखें तो उन्होंने पत्र संपादन किया था चांद का, महिला का और साहित्यकार और विश्ववाणी युद्ध, इन सभी का इन्होंने संपादन किया था। तो ये जो महादेवी की जो सभी रचनाओं का प्रकाशन महादेवी साहित्य शीर्षक से 5 भाग में क्षेत्र प्रकाशन झांसी से हुआ था। ये यहाँ पर नहीं दिया गया, इसको ध्यान रखें। और कविता संकलन जो था वो आयाम था एक अन्य, जो कि 1984 में प्रकाशित हुआ था। ये महादेवी जी की ब्रजभाषा और खड़ी बोली कविताओं का संकलन था। और सप्तपर्णा की तो हम बात कर ही चुके हैं, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद उन्होंने किया था। और 1932 ईस्वी में ये कुछ इनकी जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। 1932 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य एवं कुलपति बनी थी। 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की प्रयाग में स्थापना की थी इन्होंने, जो कि साहित्यकार थे उनका साहित्य सृजन के लिए संस्था बनाई गई थी। और 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता इन्हें मनोनीत की गई थी, मनोनयन किया गया था उसके लिए। और 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली की संस्थापक सदस्य बनी थी। और 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति बनी थी, जो कि पहले विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलपति बनी थी 1932 में। 1960 में उप कुलपति। और रंगवाड़ी नाट्य संस्थान की प्रयाग में इन्होंने स्थापना भी की है। ये नाट्य संस्थान है रंगवाड़ी। और अब कुछ बात करें पुरस्कारों की जो इन्हें प्राप्त हुए थे महादेवी वर्मा जी को, तो नीरजा से कुशरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1934 में। और आधुनिक कवि महादेवी रचना पर इन्हें 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक इन्हें प्राप्त हुआ। और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वो 1982 में। और पद्म भूषण की उपाधि ने भारत सरकार द्वारा दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थे, पुरस्कार थे महादेवी वर्मा जी से संबंधित।
और अन्य जो बात करें उससे पहले हम एक बार इनको चलो इनकी रचनाओं की देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। तो निहार जो है ये 1930 की रचना थी। इसमें महादेवी ने जो 17 से 21 वर्ष की वय में रचित इनकी विषादपूर्ण वातावरण की सृष्टि है और विश्व में जिज्ञासा और वेदना की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो महादेवी के शब्दों में कौतूहल मिश्रित वेदना की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। और रस्म जो रचना है 1932 की, तो इसमें अनुभूत से अधिक चिंतन की प्रधानता और भूमिका में दुख वेदना ब्रह्मा और ये सब कुछ इसमें संकलित है और दार्शनिक पक्षों पर विचार किया गया है। और नीरजा जो है इसमें वेदना की अभिव्यक्ति है, छायावादी रहस्यवादी विशेषताओं के साथ साथ हृदय कमल की प्रेम और प्रतीक्षा संबंधी भाव को बाणी मिली है इसमें। और शांत गीत रचना जो है 1936 की, इसमें अंतर्मुखी चिंतन है, आत्ममंथन भाव है और सुख दुख के सामंजस्य और उपासना भाव और वेदना के साथ साथ आनंदानुभूति और दार्शनिक भाव की प्रौढ़ अभिव्यक्ति कही जाएगी। ये शांत गीत रचना 1936 की है। और यामा 1940 की, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और शांत गीत के सभी गीत 185 गीतों का संकलन किया गया। ये हमारे सिलेबस में है। और इसमें महादेवी के 9 चित्र भी निम्नलिखित शीर्षकों से संकलित किए गए हैं जो हम बता दे रहे हैं। चलिए, तूफान, अरुणा, यात्रा का अंत और दीपक, वर्षा, संध्या, मृदु, महान और निशीथनी, ये कुछ इनके 9 चित्र भी संकलित हैं। और दीप शिखा की बात करें तो 1942 की रचना है। ये इसमें अति बौद्धिक दार्शनिकता और रहस्यानुभूति युक्त ऐसी रचना है जिसमें उनकी स्वर लहरी सबसे अधिक कोमल रूप में व्यक्त हुई है। इसमें सबसे ज्यादा रचनाएं जो है वो दीपक पर आधारित है और उसमें दीप को आत्मा का प्रतीक मानकर निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए निवेदन किया गया है। और अतीत के चलचित्र की बात करें तो ये इसमें 11 रेखा चित्र हैं जिसमें रामा, बाल विधवा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, विधवा माता, घीसा, वैश्या की सती पुत्री, ओलोपी दीन और बदलू कुम्हार और उनकी पत्नी रदिया, ये पूरी रचना है। बदलू कुमार और उनकी पत्नी रदिया और लक्ष्मा पहाड़ी महिला। तो ये कुछ 11 रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। और श्रृंखला की कड़ियों की बात करें तो 1942 की रचना है। इसमें हमारी श्रृंखला की कड़ियां युद्ध और नारी, नारीत्व और अभिशाप, आधुनिक नारी, घर और बाहर, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व और जीवन का व्यवसाय और स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न और हमारी समस्याएं, समाज और व्यक्ति और जीने की कला, ये कुछ 11 शीर्षक से 11 निबंध दिए गए हैं। और जो स्मृत की रेखा है 1943 की है। इसमें 7 संस्मरण रेखा है चित्र है जिसमें भक्तिनी, चीनी फेरी वाला, वस्त्र विक्रेता और बद्री केदार यात्रा के 2 कुली, बंधुओं का जंग बहादुर और धन सिंह और निर्धन ग्रह बधु मुन्नी की माई और 5वां है ठकुरी बाबा और 6ठा है बिबिया धोबिन और 7वां है मूक ममतामयी माँ गुंगिया। तो ये सभी कुछ इनके रेखा चित्र रहे हैं। और पद के साथी भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें 11 समकालीन साहित्यकारों पर जो रचित संस्मरण है जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी का वर्णन है, निराला जी का जैसे, और संस्मरण जो है प्रेमचंद जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान और रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सियाराम शरण गुप्त और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में इसमें सभी जो उनसे संबंधित चर्चा की गई है। और पथ के साथी में संस्मरण भी हैं और महादेवी द्वारा पढ़े गए कवियों के जीवन पृष्ठ भी हैं और साथ ही साथ टैगोर, गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, सियाराम शरण गुप्त के शब्द चित्र भी हैं। और मेरा परिवार 7 पशुओं पर आधारित है, पालतू पशु जो थे उनके साथ उन पर संस्मरण आधारित है। छड़दा 1956 की है जिसमें 12 फुटकल निबंधों का संग्रह है, तो जिसमें चिंतन पक्ष यानी विचार भाव की प्रधानता रही है। और महादेवी का विवेचनात्मक गद्य जो है इसमें काव्य कथा, छायावाद, रहस्यवाद, गीतकार, यथार्थ और आदर्श, सामयिक समस्याएं सभी से संबंधित 6 निबंध प्रस्तुत हैं। और सप्तपर्णा ऋग्वेदों के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है जो कि 32 काव्यानुवादों का संकलन है। और साहित्यकार की आस्था 1962 की, जिसमें एक निबंध इसी शीर्षक से दिया गया है। शेष जो है वो महादेवी का विवेचनात्मक गद्य के 6 निबंध हैं। और अग्निरेखा 1990 की है, तो महादेवी की अब तक का अंतिम संकलन है जो कि उनके मरणोपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अग्निरेखा 1990 का है, ये ध्यान रखें, ये शायद आपके सिलेबस वहाँ पे मैंने नहीं दिया है। तो
महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो निहार है और उनकी भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी। और महादेवी ने 11 वर्ष की वय में खड़ी बोली में पहली कविता लिखी थी जो दिया शीर्षक से उन्होंने लिखी थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की आयु में हो गया था रूप नारायण वर्मा जी से। और इनका विवाह जो हुआ था इसको इन्होंने कभी स्वीकार किया ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल में विवाह हुआ था और ये वैवाहिक और गृहस्थ जीवन से बिल्कुल एकदम अलग रही थी। और महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। और महादेवी पर मैथिली शरण जी का प्रभाव रहा है। इनकी रचनाओं पर, इनकी जो काव्यगत विशेषता है उन सभी पर जो मैथिली शरण जी हैं इनका प्रभाव रहा है, दद्दा का प्रभाव रहा है। बाकी इनका जो हमें बात कर चुके हैं हम, इनका मेरा परिवार में संकलित कुछ संस्मरण है। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की और रोजी और रानी, ये कुछ संस्मरण है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि संबंधित था सभी प्रमुख कवियों से संबंधित, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और यहाँ पर आपको कुछ लिंक हैं और जो चैनल का लिंक है और magicalstudy.email@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई आपको कहीं त्रुटि लगती है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, हमें इसको समय रहते सुधार किया जा सके। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो।